अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हमें किस तरीके से आंसर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें स्टेट करना है। उसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड व्हाई इज इट कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस को हम आंसर करने जाते हैं तो हम लोगों को जो प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए वो ये होती है कि सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जिस लॉ के बारे में, जिस थ्योरी के बारे में भी, आप उसको स्टेट कर दें। सबसे पहले स्टेट करने के बाद अगर उस लॉ के साथ कोई मैथमेटिकल नोटेशन या फिर कोई डेरिवेशन मौजूद है तो आप उसको स्टेट करने के बाद जो है आप उसको राइट डाउन कर दें। उसके बाद फिर अगर आपसे कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे व्हाई इज इट कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, सो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर लास्ट के अंदर हम लोग बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमेशा लास्ट में आती है। सो स्टार्ट किया, सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टेट कर दिया कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन अ बॉडी एट रेस्ट remain at rest and a body in motion continues to move with uniform velocity in a straight line. So यहाँ पर जो मैथमेटिकल नोटेशन हम लोग बना सकते हैं वो क्या हो सकती है? सबसे पहली हो सकती है नेट फोर्स की, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लॉ को स्टेट किया है उसके अंदर है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो हमने यहाँ बता दिया कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि
एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 है। और दूसरी बात क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक और नोटेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। हमने ये दो बातें यहाँ पे कर ली, हमने जो नोटेशन थी हमने वो बता दी। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे इस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते 2 to 3 लाइन्स में। तो ये देखें, ये वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि जब कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हमने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं होगी। अगर वो बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और अगर वो मूव कर रही है तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही वो चीज मूव करती रहेगी विद द सेम इन द सेम डायरेक्शन। ये हमने लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद वाई इज इट कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम आंसर करेंगे। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से वो अपने जो स्टेट होता है, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, उस स्टेट को रेजिस्ट करने को वो इस स्टेट को चेंज करने को वो रेजिस्ट करता है, इनर्शिया। तो यहाँ पे उसकी वर्डिंग देख लें, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज। ने कहा कि वो रेसिस्टेंस टू चेंज है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। रेसिस्टेंस है, सही है। सबसे पहले बता दिया आपने कि इनर्शिया होता क्या है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले अगर आपको कह रहे हैं ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया आपने बताना है, तो आप सबसे पहले इनर्शिया को एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट कर दें। तो ये हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पहले बता दी। इसके बाद हमने बताया कि इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। फिर हम लोग आएंगे एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे कह सकते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जब फुटबॉल एक ग्राउंड के ऊपर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक उसको कोई किक नहीं करेगा। ये हम कॉमन सेंस में कहते हैं। और फिजिक्स के थ्रू हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंडर इस एग्जाम्पल को लाते हैं। सही है, बॉल कभी भी खुद से मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सही है, अगर वो बॉल मूव कर रही है, रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, तो वो रोल करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं एक्ट करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम लोग रियल लाइफ के अंदर किसी बॉल को रोल करें तो ये होता है कि कुछ टाइम बाद वो बॉल रुक जाती है। तो बॉल रुकने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसके ऊपर क्या कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है? एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस। अगर बस सडनली मूव कर जाती है तो पैसेंजर क्या होता है? पैसेंजर जो होता है वो पीछे की तरफ फॉल करता है। क्यों करता है? क्योंकि पैसेंजर पहले से रेस्ट में होता है और जब बस मूव करती है तो उसके फीट जो होते हैं वो बस के साथ मूव कर जाते हैं आगे की तरफ, लेकिन अपर पार्ट मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो उसको रोक देता है आगे मूव करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट द पैसेंजर अपेयर्स टू फॉल बैकवर्ड। अब कॉन्ट्रेरी केस अगर हम देखें, अगर अब बस स्टॉप सडनली हो जाए, अगर वो खुद से रुक जाए बस, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके फीट जो है वो स्टॉप हो जाएंगे बस के साथ, लेकिन आपके अपर बॉडी जो है जो कि पहले से मोशन के अंदर थी वो मोशन में रहना चाहेगी इनर्शिया की वजह से। तो इसकी वजह से पैसेंजर क्या होगा? वो आगे की तरफ फॉल करेगा। तो ये हमने इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स बता दी। फिर एक और एग्जाम्पल आ गई, कॉइन एंड कार्ड एक्टिविटी। सिंपल है, आप कार्ड को प्लेस करें कॉइन के नीचे और कार्ड को जल्दी से जो है वो बाहर की तरफ फ्लिक कर लें। जब आप कार्ड को फ्लिक आउट करेंगे तो कार्ड तो हट जाएगा, लेकिन कॉइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उन कॉइन्स का जो इनर्शिया है
वो ये चाहेगा कि कॉइन्स रेस्ट के ऊपर ही रहें फॉर अ मोमेंट, सही, फॉर अ मोमेंट, और falls straight down into the glass. This shows that the matter does not easily change its state by itself. तो आपने एग्जाम्पल्स बता दी पहले। अब हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट डिस्क्राइब्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू अपोज एनी चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब मतलब ये कि हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि कोई भी बॉडी अपना जो भी मोशन है या रेस्ट में अगर वो है तो वो उस स्टेट को कंटिन्यू करेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता क्यों है? वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी जो होती है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी पोजेस करती है, सही। तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू अपोज एनी चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग स्टेट, इसकी वजह से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो आपको ये बता रहा है कि बॉडी अपना स्टेट कंटिन्यू करेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया आपको क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अपना जो भी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट है या मोशन है, वो कंटिन्यू क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया मौजूद होता है। तो इस तरीके से ये दोनों लॉज जो हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। The law does not tell us what happens when the force is absent, and does not only tell us what happens when the force is absent, but it also explain why this happens. वो हमने बात करी कि ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। It happens because body possess inertia. तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Define inertia again. Why is it important to have knowledge of inertia in our daily life? Elaborate your answer to example. So हम सबसे पहले inertia को define करना होगा, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देनी होगी, और फिर उसके बाद हमें उसको इलेबोरेट करना होगा विद एग्जाम्पल्स। सो सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है अभी तक। Inertia is the property of a body by virtue of which it resists any change in its state of rest or state of uniform motion in a straight line. ये बात हम लोगों ने पहले की है, सही है। इनर्शिया क्या होता है? इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रिमेन एज इट इज। इनर्शिया है कि कोई भी मैटर है उसकी एक टेंडेंसी है, जिसकी एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो एज इट इज रहता है, मूव नहीं करता, जिस मोशन में है वैसे ही रहता है, अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके बाद हम लोगों ने सेम बता दिया कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे। अगर बॉडी का ग्रेटर मास होगा तो उस पर ग्रेटर इनर्शिया होगा, स्मॉलर मास होगा स्मॉलर इनर्शिया होगा। इसकी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं मूव करना, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इजीली आप आराम से मूव कर सकते हैं। अब आ जाइए एग्जाम्पल्स का पार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताना है। तो यहाँ पर 3 to 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों को देनी होंगी, सही। सबसे पहले हमने बताया कि एक बस जो है, हमने बस की एग्जाम्पल पहले डिस्कस की थी। सडनली मूव कर जाएगी तो पैसेंजर को बैकवर्ड जर्क फील होगा, इसको फिर इनर्शिया से हम रिलेट कर देंगे। कॉन्ट्रेरी क्या केस था कि जब बस स्टॉप होगी सडनली तो पैसेंजर फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू कंटिन्यू देयर मोशन, सही है। तो ये पहली आपने एग्जाम्पल ले दी बस की। सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई बस अगर शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर जो होते हैं वो साइड वेज पुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में है तो वो इनर्शिया क्या आएगा, रेस्ट में रहे, और अगर मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो चीज़ मोशन में रहे। बल्कि इनर्शिया इस चीज़ के ऊपर भी असर करता है कि बॉडी का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। अगर बॉडी अपना मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटिन्यू कर रही है और फिर एक सडन तरीके से वो एक शार्प टर्न ले ले, अगर शार्प टर्न ले ले तो इनर्शिया जो है वो ये चाहेगा कि बॉडी अपना मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर ही रखे, टर्न ना ले। इसीलिए पैसेंजर जो होते हैं वो पुश हो जाते हैं साइडवेज बस में। मतलब ये कि इनर्शिया सिर्फ रेस्ट और मोशन को डिटरमाइन नहीं करता, वो काउंटर नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन को भी करता है। तो इस एग्जाम्पल से आपने ये बात बता दी। इसके बाद वही कार्ड एंड कॉइन की एग्जाम्पल जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए। उसके बाद
फिर आ जाएगा हैवी ऑब्जेक्ट्स और लाइट ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा था कि इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल आपने दे दी यहाँ पे कि अगर आपके पास एक लोडेड ट्रॉली है, उसको आपको मूव करना मुश्किल होगा देन एम्प्टी ट्रॉली, इनर्शिया की वजह से ही, क्योंकि लोडेड ट्रॉली का जो मास है वो ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद इनर्शिया ये भी एक्सप्लेन करता है कि सडन ब्रेकिंग जो होती है वो डेंजरस कैसे हो सकती है। हमने इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 to 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हमने बताया कि इनर्शिया होता क्या है, उसके बाद हमने उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी एग्जाम्पल्स दी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, state and prove Newton's second law of motion, deduce Newton's second law of motion from its first law। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट करना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, उसको आपको ड्राइव करना होगा। उसके बाद हमें उसको रिलेट करना होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ कि वो रिलेट कैसे करता है। सो स्टेट तो हम बुक की डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं, या आप सिर्फ याद कर लें कि कोई भी जो बॉडी है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के। और तीसरी बात यह है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ द बॉडी। तीन बातें हैं, तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई नेट फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के, मतलब अगर नेट फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। और तीसरी बात क्या थी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मीन्स अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, तो इसके बाद हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने। How strongly a force changes the motion of the body. Newton's first law tells us that if no net force acts on a body, its state of motion does not change. Therefore, when a body's velocity changes, a net force must be acting on it. सही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन का पार्ट था कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन करना होगा। तो हमने बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर कि जब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको चेंज नहीं करेगी। सही है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब है कि जरूर उस बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी। इसके बाद हम लोगों ने बता दिया कि मास ऑफ द बॉडी होती है अगर वो कांस्टेंट है तो ग्रेटर नेट फोर्स प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर एक्सेलरेशन। हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में यही तो कहा है कि when a net force acts on a body it will produce acceleration in the body which is directly proportional to the net force। तो ये आपने बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। इसके बाद हमने कहा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, तो ये आ गया मैथमेटिकली हमने बता दिया। फिर इसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, ए, दोनों सिचुएशन में देखें ए आपके पास मौजूद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, एफ ऑफ नेट डिवाइडेड बाय एम, सिंपल। इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। सही, तो हमने कांस्टेंट यहाँ पे क्या था, हमारा मास हमारा कांस्टेंट था। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने कहा था ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एम को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो एफ नेट आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको आप फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, हमने कहा था कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सही, मतलब अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तब तक वो बॉडी अपना जो भी मोशन है
या तो वो रेस्ट में होगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगी। सही है। तो अब यहाँ पे हम देखें, हमने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन बॉडी की जीरो है, हमने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। काउंटरली अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, मींस उसका जो कांस्टेंट मोशन है, जो यूनिफॉर्म मोशन है, अब वो नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स फिर जीरो नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा किसी नेट फोर्स की मौजूदगी के अंदर ही हो सकती है। और चेंज इन वेलोसिटी होती क्या है, एक्सेलरेशन होती है। तो किसी भी नेट फोर्स की प्रेजेंस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ऐसे हम लोग सेकेंड लॉ के थ्रू फर्स्ट लॉ को और फर्स्ट लॉ के थ्रू सेकेंड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जब भी अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपने किसी थ्योरी को या आपने लॉ को जो है वो डिराइव करना है, उसको स्टेट करना है, स्टेट करने के बाद एक कॉमन प्रैक्टिस आप लोग अपनी बना लें कि एंड में अगर उस क्वांटिटी का कोई यूनिट ड्राइव हो रहा है या ड्राइव नहीं भी हो रहा है, अगर सिर्फ उसको स्टेट करना हो तो आप वो भी कर दें। सही है। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि न्यूटन, हमने F इजिकल्स टू एम ए बनाया था, हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया था एम ए। सो यहाँ पर हमें फोर्स की जो यूनिट है उसको भी बताना हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन। ये ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। और न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। मीन्स 1 न्यूटन जो है हमारे पास वो बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने यहाँ पे सिर्फ बता दिया ये भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको लिख दें तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मिसिंग है, आई गेस ये मिस प्रिंट हुआ है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमें स्टेट करना है। स्टेट करने की वही बात है, सबसे पहले हम स्टेट करेंगे, उसके बाद अगर कोई इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है हम उसको बताएंगे, उसके बाद फिर आखिर में हम बताएंगे इसके एग्जांपल्स। तो स्टेट कर दिया, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हम लोगों ने स्टेट कर दिया। यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो एक रिएक्शन के अंदर वो सेकंड बॉडी भी एक और फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन बॉडी ए। उन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बराबर होगा और उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी। ए बी मतलब ए जो फोर्स बी के ऊपर लगा रही है वो इक्वल हो जाएगी एफ ऑफ बी ए, जो फोर्स बी ए के ऊपर एक्सर्ट करेगी। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। अब सवाल ये कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये वाला साइन क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के। और हमने पढ़ा है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस इसकी डायरेक्शन जो होती है वो मैटर करती है। तो इसीलिए एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी ए। इसके बाद इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमें इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगी, सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी कि कोई पर्सन अगर ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, वो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है। रिएक्शन के अंदर वो ग्राउंड जो होता है वो बंदे को पुश करता है फॉरवर्ड। इसी की वजह से बंदा जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। पहली एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, दूसरी जब एक फुटबॉलर जो होता है वो फुटबॉल को किक करता है तो उसका जो फुट है वो एक फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे, और फिर बॉल भी एक फोर्स अप्लाई करती है फुट पे। तभी हम लोगों को एक प्रेशर फील होता है जब हम बॉल को किक करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, जब कोई भी बंदा जो है वो ग्राउंड से ऊपर जंप करता है तो उसके फीट जो होते हैं वो ग्राउंड को डाउनवर्ड पुश करते हैं और रिएक्शन के अंदर ग्राउंड बंदे को ऊपर की तरफ पुश कर देता है।
तीसरी एग्जाम्पल हो गई। फोर्थ एग्जाम्पल है कोई बंदा जो है वो बॉल को अगर पंच करेगा तो एक रिएक्शन फोर्स उसके हाथ के ऊपर आएगी, तभी हम लोगों को दर्द होता है जब हम बॉल को हिट करते हैं। सही। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जो कि आप लोग पेपर के अंदर लिख सकते हैं, और लो ये भी आप लिख सकते हैं, ये वाले जो ऊपर एग्जाम्पल्स हैं इनमें से आई गेस जो फुटबॉल वाली एग्जाम्पल है, और ये जो वॉल को हिट करने वाली एग्जाम्पल है, इनको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स आई गेस आप लोगों को लिखनी चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा, तो वो है रॉकेट मोशन की, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है कि रॉकेट जो होता है वो हॉट गैसेस को डाउनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड थ्रो करता है ग्रेटर फोर्स के साथ, और रिएक्शन के अंदर गैसेस पुश करती हैं रॉकेट को अपवर्ड। इसी तरीके से रिकॉइल की एग्जाम्पल भी आपको आपकी बुक के अंदर गिवन है। रिकॉइल कैसे होता है? जब गन हम लोग फायर करते हैं तो बुलेट एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है गन के ऊपर, जिसकी वजह से गन क्या हो जाती है? रिकॉइल हो जाती है। रिकॉइल होता क्या है? द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन, जो एक जर्क आपको हाथ में फील होता है जब आप फायर करते हैं। सो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता दिया। और इसके अंदर आप एक और बात ये भी बता सकते हैं कि हमेशा ये जो फोर्सेस होती हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं। ये दोनों फोर्सेस पेयर में तो एक्ट करती हैं, लेकिन ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, और एक दूसरे को काउंटर कभी नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे के 180 डिग्री पे ये होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। सही है, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या है? सो यहाँ पर आपको दो लिमिटेशंस दी हुई हैं। सही है। इन लिमिटेशंस को आप पॉइंटर्स के थ्रू भी लिख सकते हैं पेपर में, या फिर आप ऐसे पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली है कि बहुत ही जो स्मॉल स्केल होता है, मीन्स हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, वहां पर न्यूटन्स के जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं। अब हम किस स्केल की बात कर रहे हैं? स्केल ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा होता है ना, वो हम लोग न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं उसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही है। यहाँ पे आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। क्वांटम मैकेनिक्स आई गेस सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, या फर्स्ट ईयर के अंदर आई गेस पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो डील करती है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ। सही। जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है? वो ये है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते जो कि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज क्लोज मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और रिलेटिविटी भी आप लोग जो है वो आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज क्लोज मूव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। सही है। यहाँ पे देखें वही बात है, द इफेक्ट्स ऑफ रिलेटिविटी बिकम इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज जो होती हैं हमारी नॉर्मल, ये मास है, टाइम है, मोमेंटम है, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं हाई स्पीड्स के ऊपर। तो इसलिए आप न्यूटन्स के जो लॉ है वो एक तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा आप जो बहुत ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, आप उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये दो लिमिटेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीनों लॉज हैं। अब यहाँ हम बता देंगे कि न्यूटन्स के लॉ किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, और मॉडरेट स्पीड्स के अंदर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब नहीं है। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत हमारे यहाँ आसपास जितनी भी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही होती हैं, जिनका मोशन हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत दूर दूर ही होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। हमारे यहाँ जो आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर भी नहीं रहे होते। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमने पहले डिस्कस किया था मोशन ऑफ बस, क्रिकेट बॉल, ट्रॉली, इन सब के बारे में न्यूटन लॉ जो है हमारे पास वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स
देते हैं, हम इन न्यूटन्स के लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, या फिर स्पीड ऑफ लाइट की जो करीब करीब की जो स्पीड होती है उसके ऊपर बात करेंगे, तो वहां पर ये लॉस इनसफिशिएंट हो जाते हैं। सही, तो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सबसे पहले हमें डिफरेंस करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग अप्लाई करते हैं वो एक टेबल की होती है। एक ऐसा टेबल अगर हम लोग बना लें और उसके अंदर सबसे पहले हम जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको बता दें, उसके बाद फिर जो सेकेंडरी डिफरेंसेस हैं हम वो बता दें, और फिर एंड में एग्जाम्पल्स बता दें। तो ये एक तरीका होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसके ऊपर भी बात करनी होगी, और रोल ऑफ अब्दुल सलाम जो है इन यूनाइटिंग टू फंडामेंटल फोर्सेस, हमें उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस होते क्या है ये हम क्वेश्चन में आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। सो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम से ही जाहिर है कि दोनों जो बॉडीज हैं जब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर एक दूसरे के होंगी तभी ये फोर्स हम ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? जब दोनों बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं होंगी लेकिन हम उन फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बाद हमने बता दिया कि ये एक को टचिंग, प्रेसिंग, रबिंग, स्ट्रेचिंग चाहिए होती है, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो डिस्टेंस के साथ भी एक्ट कर सकती है विदाउट डायरेक्ट टच। तो एक सेकेंडरी पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस अराइज कैसे होती हैं, मतलब बनती कैसे हैं। वो सरफेसेस के थ्रू बनती हैं, स्प्रिंग्स, फ्लूइड्स के थ्रू बनती हैं। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होती हैं वो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मास की वजह से बनती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बनती है, और मैग्नेटिक पोल्स की वजह से बनती है। हमें पता है कि मास की वजह से कौन सी फोर्स बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बनती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जो कि उसके मास की वजह से होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं उसकी वजह से होती है, और मैग्नेटिक पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स बनती है। तो ये तीनों फोर्सेज जो हैं ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती है। एग्जाम्पल्स भी हम देख लें। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कब पैदा होती है? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब वो टच होते हैं, जब हमारा पाँव जो होता है वो ग्राउंड के साथ टच हुआ हुआ होता है तभी फ्रिक्शन जो होती है वो इफेक्ट में आती है। नॉर्मल फोर्स है टेंशन, जो कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है उसको टेंशन कहते हैं। थ्रस्ट, अप थ्रस्ट एक फोर्स होती है। इलास्टिक फोर्स होती है, और ड्रैग फोर्स होती है जो कि आई गेस फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमने पहले बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और डिफरेंसेस यहाँ पर क्या है वो ये है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट पुश, पुल, सपोर्ट और रेजिस्ट करता है दूसरे मोशन के ऑब्जेक्ट को। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। हमें पता है मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होती है वो भी अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। और एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ बन सकता है वो होता है फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस का। कॉन्टैक्ट फोर्सेस खत्म हो जाते हैं कब? जब दोनों बॉडी का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं तो उनकी एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होती है। वो एक फील्ड होती है उनके दरमियान, उनके इर्द गिर्द एक फील्ड होती है जिस फील्ड के अंदर ही अंदर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बुक है वो एक टेबल के ऊपर रखी है तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सही, एक बॉक्स है जो कि आप पुश कर रहे हैं फ्लोर पे, उसको फ्रिक्शन मिल रही है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या हो सकती है कि अर्थ जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है बाय ग्रेविटी, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन तो प्रोवाइड कर दी। इसके बाद हम आ जाएंगे फोर फंडामेंटल फोर्सेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो क्या होता है?
तो देखें, फिजिसिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सही है, ये फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, इनको आप नाम याद कर लें। एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सही है, इन फोर्सेस को आप थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, आप सिंपली इसको ऐसे देखें कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है, प्रोटॉन है। सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने पढ़ा है कि अगर सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूक्लियस नहीं टूटता, बल्कि वो इंटैक्ट रहता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखती है। उस फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन इसके साथ होता है, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोगों को पता है क्या होती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती है। बहुत वीक फोर्स होती है, सबसे ज्यादा वीक यही होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, जो कि रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, और न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बनती है। इसकी बहुत शॉर्ट रेंज होती है, और ये भी वीकर होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 फोर्सेस पढ़ ली। अब हमें ये बताना था कि अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इनमें से 2 फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को यूनिफाई करने में। तो पहले से ये पता करें कि ये दोनों फोर्सेस कौन कौन सी थी। वो फोर्सेस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरी थी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ आप देखें, दे हैव डेवलप्ड इलेक्ट्रो वीक थ्योरी। ये थ्योरी थी जो उन्होंने प्रपोज की थी, और इसके अंदर उन्होंने यूनिफाई किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को। इस थ्योरी ने बताया था कि ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं, ये अपेरेंटली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन के थ्रू दोनों इमर्ज होते हैं। बल्कि एक ही इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन जो होता है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर पेपर में ये लिख देंगे कि उन्होंने डेवलप की थी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, जिसके थ्रू उन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को आपस में यूनिफाई किया था। और उसके बाद उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन कैसे करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है वो होता है फोटोन की वजह से। एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया, फोटोन। फोटोन क्या होता है, फोटोन सिंपल हम कह सकते हैं कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी। जो लाइट होती है हमारे पास, उसका जो बेसिक पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं फोटोन। और फोटोन जो होता है वो होता क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। उसके अंदर एनर्जी होती है, सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स। While the weak interaction is associated with other gauge bosons, bosons क्या होते हैं, bosons भी एक पार्टिकल होते हैं, W bosons होते हैं, Z bosons होते हैं। तो ये जो वीक फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज होते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। तो आप थोड़ा सा इन्हीं 2 फोर्सेस को एक्सप्लेन कर दें, सो दैट वुड बी इनफ। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, represent the forces acting on a body using free body diagrams. So free body diagram ये क्या होती है? Free body diagram is a simple force diagram in which a body is shown as a point or simple shape, and all forces acting on it are represented by arrows. So free
बॉडी डायग्राम जो होती है उसके अंदर आप जो बॉडी होती है उसको एक सिंपल तरीके से शो करते हैं। उसके बाद एरोज के थ्रू आप उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो ये इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होते हैं उसको क्लियरली और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले बिफोर ड्राइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होता है कि आप किस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर लाई कर रही है, तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी है वो क्या होगा? वो बुक होगा। उसके बाद हम लोग सेपरेट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, इसको सेपरेट करते हैं बाकी सराउंडिंग से। मीन्स कि आपको सिर्फ उस बुक को शो करना है, इसके अलावा किसी और चीज को शो नहीं करना। और उसके ऊपर जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उसको शो करना है। हर फोर्स को आपने ड्रॉ करना है एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जो एरो की जो लेंथ होगी वो डिसाइड करेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। मीन्स ये कि अगर आप बहुत बड़ा एरो बनाते हैं, बहुत लंबा एरो बनाते हैं, तो फिर उसका मतलब है कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है। और डायरेक्शन ऑफ द एरो जो है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो होती हैं उसके अंदर हम फोर्स को लेबल करते हैं सिंबल्स के थ्रू। लाइक अगर एक नॉर्मल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है, वेट है, तो ये जो फोर्सेस हैं इनको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल फोर्सेस को हम एफ और सबस्क्रिप्ट के अंदर एन से शो कर सकते हैं। सो वेट यूजुअली एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा यूजुअली। और अ सपोर्ट एक्सर्ट्स नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर एक नॉर्मल फोर्स जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है अपोजिट टू द वेट। फ्रिक्शन जो होती है वो जो भी मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। और टेंशन जो होती है वो हमारे पास एक स्प्रिंग या फिर रोप के अंदर एक्ट करती है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। आपको क्वेश्चन में कहा था कि आपने ड्रॉ करनी है। तो पहली एग्जांपल है, कंसीडर अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल। एक बुक जो कि रेस्ट कर रही है टेबल पे। आ, इसको अगर हम विजुअली देखें तो लाइक दिस वन। यहाँ पर हमारे पास जब बुक लाई कर रही है टेबल पे, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक आपकी नॉर्मल फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड एक्ट कर रही है, और दूसरी है उसका वेट जो कि बुक के मास की वजह से वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखें एरो का साइज जो है वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं, और जिसकी वजह से बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो फिर ये डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन देख लें, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स की एफ एन, डाउनवर्ड वेट जो एक्ट कर रहा है उसकी एफ जी। सो मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर है, बुक बॉडी हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग। एक बॉडी है जो कि हैंग कर रही है स्प्रिंग के साथ। इसके ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है, और सेकंड है उसका वेट जो कि इस बॉक्स के मास की वजह से है। यहाँ पे आप देखें जो वेट है उसका जो एरो का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, और जो टेंशन है, जो टेंशन फोर्स है, उसका जो एरो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है यहाँ पर, और जो टेंशन की वजह से ये बॉक्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है कि अपवर्ड टेंशन जो है उसको हम एफ टी से शो कर सकते हैं, जो डाउनवर्ड वेट है उसको हम एफ जी से शो कर सकते हैं। अगर बॉडी जो है वो हैंगिंग कर रही है स्टिल पोजीशन में, मतलब रेस्ट में, तो वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। और जो तीसरी एग्जांपल है यहाँ पे वो है एक बॉक्स बीइंग पुश्ड ऑन अ फ्लोर। दिस थर्ड वन, अगर आप इसको पुश कर रहे हैं तो एक अप्लाइड फोर्स है आपकी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। फिर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि आपके इस फोर्स को अपोज करती है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स के। इसके अलावा जो वर्टिकल अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इसका एक वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, और नॉर्मल फोर्स इस सरफेस की जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। सो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम्स होती है। इनके थ्रू हम फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वो क्लियरली तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ से हम वही रिप्रेजेंटेशन है, राइटवर्ड अप्लाइड फोर्स है उसको हम एफ ए कह देंगे।
फ्रिक्शन को हम एफ एफ कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स को एफ एन और डाउनवर्ड वेट को हम एफ जी कह सकते हैं। सही है, तो इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम्स जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं डिसाइड करने में वेदर फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, और they also help us understand motion and apply Newton's law more easily. So that's how you have to answer question number 7. इसके अंदर हम पहले डायग्राम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है लाइक दिस। उसके बाद फिर हर डायग्राम के बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, define momentum. What is its formula and unit? Is it a scalar or vector quantity? Show that units of momentum Newton second and kilogram meter per second are equal. सो एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें मोमेंटम को डिफाइन करना है। सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोगों को जैसे डेफिनेशन हम लोगों ने स्टेट कर दी, उसके बाद हम मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसको राइट डाउन करेंगे। फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv। यहाँ पे आप देखें P के ऊपर भी एरो है और V के ऊपर भी, मतलब वेलोसिटी के ऊपर भी एक एरो। तो ये एरो क्या शो कर रहा होता है? ये एरो ये बात शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर। यहाँ मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक स्केलर और एक वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट के अंदर हमें अभी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है जो कि है मोमेंटम। यहाँ भी देखें सेम वही बात है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। इसके बाद ऐसा यूनिट की बात करेंगे मोमेंटम की, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बाद ये पूछा था हमसे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का एक और यूनिट भी बनता है, वो होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो बनता है यूनिट, वो कैसे बनता है? वो बनता है रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। बुक के अंदर एक डेरिवेशन है जिसके अंदर है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है फोर्स के। सो वहां से अगर हम मोमेंटम को फाइंड आउट कर लें तो उसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन सेकेंड। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। यहाँ पर हमें उस चीज को ड्राइव तो नहीं करना उस रिलेशन को, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि एक न्यूटन सेकेंड जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। मैथमेटिकली हमने इस चीज को पहले प्रूफ करना है। तो हम इस चीज को प्रूफ कैसे कर सकते हैं? लाइक दिस। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो न्यूटन सेकेंड के इक्वल कैसे होता है, हमें इस चीज को प्रूफ करना है। यहाँ हमें पता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये कैसे आया? ये आया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, जहाँ पे F बराबर होता है ma के, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड को ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ऑन बोथ साइड। तो अगर न्यूटन को हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा न्यूटन सेकेंड। और जब हम राइट हैंड साइड में सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो s और s एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा क्या? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। और क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। सो यहाँ पर भी सेम यही बात है, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय सेकेंड। तो एक न्यूटन सेकेंड जो है वो बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल। Hence the unit Newton second is equal to किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही। और ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। जो मैंने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, जो बुक में एक डेरिवेशन है छोटी सी, वहां से भी सेम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाया है कि एक गोल्फ बॉल है, अगर उसका मास 0.05 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी इतनी है तो हम सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। तो मोमेंटम
को हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया, उसके बाद उसकी यूनिट डिफाइन करी, हमने जो इक्वालिटी हमसे पूछी थी हमने उसको प्रूव किया, हमने ऐसा यूनिट की बात की, हमने स्केलर या वेक्टर की बात की यहाँ पे, सही। और एंड के अंदर हम मोमेंटम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये मोमेंटम टेल्स अस हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर एक बहुत बड़ी बॉडी है, जैसे एक ट्रक है, अगर वो स्लोली भी मूव कर रहा है तो उसको रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा ड्यू टू इट्स मास। वेलोसिटी बेशक कम है, लेकिन क्योंकि मास ज्यादा है तो उसकी वजह से उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो देखें, ट्रक यूजुअली हैज मच ग्रेटर मोमेंटम बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर मास। तो यहाँ हमने मोमेंटम को डिफाइन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी। तो मास एंड वेट के ऊपर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात की थी कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं। हमने कहा था कि मास होती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सही। मास को हमने रिलेट किया था इनर्शिया के साथ, और वेट जो है वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को मेजर करती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। यूजुअली इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेट चेंज होता रहता है बिकॉज वो जी के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था कि अर्थ के ऊपर जो आपका वेट है वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू मून, क्योंकि मून के ऊपर जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, मास के होता है किलोग्राम और वेट का होता है न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट भी एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। मास को आप एक वेइंग बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम मेजर करते हैं। फिर एक एग्जांपल है सिंपल सी। सो दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने समझाया है वेट इज इक्वल टू एम जी, और फिर हमने मून के ऊपर भी कैलकुलेट किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग चीज होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अलग चीज होती है। क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो होता है रीजन अराउंड अ बॉडी ऑफ मास। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है रीजन अराउंड द बॉडी ऑफ मास, जहां पर वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, या फिर दूसरी बॉडी जो होती है वो उस रीजन के अंदर एक्सपीरियंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये कह सकते हैं कि एक मास है सच एज अर्थ या सन और कोई और प्लेनेट अगर प्रेजेंट है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा मास होगा तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो रीजन है ना हमारे पास उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सही है। एग्जाम्पल क्या है कि अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दिस मीन्स दैट द स्पेस अराउंड द अर्थ इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल। मून की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? वो ये होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स कि आपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड थी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस या ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसको मेजर करने को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। सही है। अगर आप एक मास को प्लेस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमें ये बताएगी कि कितना फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है ईच किलोग्राम ऑफ डेट मास। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर होता है एम जी के। तो एफ को हम कह सकते हैं इक्वल है एम जी के, और अगर हमें जी फाइंड आउट करना है तो हम एफ डिवाइडेड बाय एम कर देंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। मींस कि ईच किलोग्राम ऑफ मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेम सेम तरीके से बताया कि एफ को आप वेट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम,
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, विच इज टुवर्ड द अट्रैक्टिंग बॉडी। अगर हम अर्थ के करीब बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ऐसा ही यूनिट क्या बनेगा? सिंपल है, वेट का यूनिट होगा न्यूटन, मास का हो जाएगा किलोग्राम, तो न्यूटन पर केजी हमारे पास बन जाएगी ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको यूनिट को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जी जो है वो एक एक्सिलरेशन है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होती है। तो जब जी एक्सिलरेशन है तो एक्सिलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर केजी बराबर होता है, इक्वल होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। तो जो हमने ये इंटरप्रिटेशन की है कि सरफेस ऑफ अर्थ के करीब अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि each kilogram of mass experiences a gravitational force of 9.8 Newton near Earth surface. Each kilogram of mass experience करेगा gravitational force of 9.8 Newton अर्थ सरफेस के करीब। सही है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कभी भी सेम नहीं होती हर जगह, वो चेंज होती रहती है हर प्लेनेट टू प्लेनेट। जैसे कि हमने मून की बात की थी, मून के ऊपर जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 1.6 होती है, 1.64 होती है। सो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम होगी। अच्छा, और जितना हम लोग मूव करते हैं फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, तो ये जी जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती रहती है। सही। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मार्स पे जो होगी वो लेस होगी, वो कम होगी डेट ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि मास जो मार्स है, मार्स की जो जी की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, जबकि जुपिटर के ऊपर ज्यादा होगी ड्यू टू इट्स मास। मार्स का जो मास है वो कम है, जुपिटर का ज्यादा है, तो जुपिटर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी और मार्स के ऊपर वो कम होगी एज कम्पेयर टू अर्थ। So moving forward, question number 11 is justify and illustrate the use of electronic balances to measure mass. तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो होता क्या। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होते हैं वो यूज टू मेजर मास, मास को मेजर करने के इस्तेमाल में आते हैं, बिकॉज दे आर क्विक, एक्यूरेट, इजी टू रीड एंड कन्वीनियंट टू यूज। सही। अच्छा, एक्चुअल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं वो मास को मेजर नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं। मींस कि वो आपका, आप जो फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये उस फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि वो फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है हमारे मास की वजह से, उसको हम कहते हैं वेट। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है वो हमारे वेट को एक्चुअल में मेजर कर रहा होता है। सही है। तो यहाँ पे यही बात है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस द बॉडी एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। और वेट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वेट इज इक्वल्स टू mg मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जब वो वेट मेजर कर लेता है तो उसको आउटपुट में क्या शो करना होता है? उसको मास शो करना होता है आउटपुट में। तो सिंपली वो क्या करता है, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो वो वेट को डिवाइड कर देता है जी से, लाइक दिस। वेट को जी से डिवाइड कर देता है और जो आंसर आता है वो हमारा मास होता है इन किलोग्राम, और फिर वो डिस्प्ले कर देता है। सही। So this is why electronic balance can be used to measure mass, even though the actual physical effect detect its weight. Actual जो physical effect है वो weight detect हो रहा होता है, लेकिन आपको जो output show होता है वो weight को divide कर देता है g के साथ, और जो output आता है वो होता है mass, वो आपको show करता है। सही। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो कैसे हम यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए। इसके बाद इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला है कि दे प्रोवाइड डिजिटल रीडिंग, वो डिजिटल रीडिंग हमको प्रोवाइड करते हैं। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोवाइड कर देते हैं, बेटर देन एनालॉग सिस्टम।
इसके अलावा रिजल्ट जो होता है वो क्लियर होता है एंड ईजी टू नोट होता है। सेकंड, मोर सेंसिटिव होते हैं जो हमने बात करी, और एक्यूरेट होते हैं। उसके अलावा वो क्विक होते हैं, सूटेबल फॉर लेबोरेटरी वर्क। और लास्ट में जो फोर्थ रीजन है वो क्या है, दे रिड्यूस ह्यूमन रीडिंग एरर बिकॉज देयर इज नो नीड टू एस्टिमेट अ पॉइंटर पोजीशन मैनुअली। सो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो यूजेज है वो बताया, उसके बाद उसको यूज करने के जो फायदे हैं हमें वो फायदे बता दिए, और फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जैसे कि एक बॉडी है, उसका मास अगर 8 kg है तो उसका वेट 78.4 होगा। 78.4 जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो डिटेक्ट करेगा, फिर इसको वो डिवाइड कर देगा 9.8 से, और जो रिजल्ट आएगा मास 8 kg वो आपको शो कर देगा। So that was question number 11. Moving towards question number 12. State and prove Newton's second law of motion in terms of momentum. So ये जो हमने बात की थी कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन होता है, बेसिकली उसको हमें यहाँ पे ड्राइव करना है। हमें यूज करना है न्यूटन सेकेंड लॉ को, और उसको मोमेंटम के टर्म्स के अंदर हमें स्टेट करना है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम जो हमारा स्टेटमेंट होती है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेट्स दैट the net force acting on a body is equal to the rate of change of its momentum and acts in the same direction. जो नेट फोर्स है हमने कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ma, लेकिन यहाँ पे हमें उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्टेट करना। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो अब स्टेट करने के बाद हमें इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करेंगे अपनी अजम्पशन से कि हमारी एक बॉडी है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी vi है इनिशियल वेलोसिटी, vf है उसकी फाइनल वेलोसिटी इन टाइम t। तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम pi विल बी इक्वल टू mvi, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, pf इज इक्वल टू mvf, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल। फिर चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड आउट कर लेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा p, ये इक्वल हो जाएगा pf माइनस पी के, और फिर pf और pi की जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टेट की है उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे mvf माइनस mvi। यहाँ से m हम कॉमन आउट कर लेंगे क्योंकि मास दोनों में सेम है, और हमें पता है कि vf माइनस vi जो है वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, सही। इसके बाद एक रिजल्ट तो हमें ये याद रखना है, ये वाला। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर F इक्वल्स टू ma, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ये पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद मास को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, mvf हो जाएगा और यहाँ पर mvi हो जाएगा डिवाइडेड बाय t। सिंस हम लोगों ने ये इस चीज को पहले नोट किया था ऊपर क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू को हम पुट बैक करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, pf माइनस पी डिवाइडेड बाय t। और pf माइनस पी किसके इक्वल होता है, हमने कहा था डेल्टा p के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट तक पहुंचे, f ऑफ नेट मींस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमने स्टेट कर दिया न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये हमने प्रूव कर दिया, सही है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी एक एग्जाम्पल ले दी एंड में। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सिंपल एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि एक बॉल को कैच करना है, सिंपल। जब एक प्लेयर एक फास्ट मूविंग बॉल को कैच करता है तो बॉल का मोमेंटम जो होता है उसको कम से कम रखना होता है ताकि वो इंजरी से बच जाए। बॉलर जो बॉल कैच कर रहा है वो इंजरी से बच जाए। तो इंजरी से बचने के लिए वो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को पुल करता है बैकवर्ड वाइल कैचिंग। अब ये बैकवर्ड पुल करने से क्या होता है, बैकवर्ड पुल करने से जो स्टॉपिंग टाइम होता है ना बॉल का, वो इंक्रीज कर जाता है, स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज करने से क्या होगा, अब यहाँ पे इक्वेशन में देखें, जब ये टाइम इंक्रीज करेगा तो क्योंकि इसका फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम इंक्रीज होने की वजह से जो नेट फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा।
तो बॉल आप कम फोर्स के साथ आपके हैंड से आके टच होगी, जिसकी वजह से आप इंजरी से बच जाएंगे. सो दैट वाज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. और हमारा प्रूफ जो था वो ये था, जो हमने प्रूफ किया, एफ ऑफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13. Define isolated system state law of conservation of linear momentum explain with the example. So यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें बताना है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या होता है. आप लोग फिजिक्स में आगे जाके सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम. यहाँ पे बात करनी है हमें आइसोलेटेड सिस्टम की. तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स अंडर स्टडी ऑन विच द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. अगर आपसे एक लाइन में पूछें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से फोर्स होती है, वो जीरो. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो बॉडीज मौजूद हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन आउटसाइड जो आपका इन्वायरमेंट है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस इंटरनली नहीं होगा. तो ये हमने पहले बता दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या होता है. अब हम बताएंगे स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सही है, ये होता क्या है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ऊपर वाले रिलेशन से जो हमने बनाया था. नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हमने ऊपर ड्राइव किया था. इसके अंदर हमने कहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा. तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो. टोटल मोमेंटम सिस्टम का होगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा. यहाँ पे बात सारी है. सही है, तो ये हमें देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और फिर हमने लॉ को स्टेट कर दिया. वो क्या है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, मींस यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आप इसी इक्वेशन में देखें, अगर आप डेल्टा पी को पुट कर दें पी एफ माइनस पी आई और टी को हम लोग एलिमिनेट कर दें, तो पी एफ इक्वल हो जाएगा पी आई. इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जो कॉलिजन से बिफोर था, जो बॉडीज थी वो बिफोर कॉलिजन जो उनका इनिशियल मोमेंटम था वो, और कोलाइड करने के बाद जो उनका फाइनल मोमेंटम होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है आपका वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. स्टेट करने के बाद हम लोगों ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. एक्सप्लेन करने के बाद हमने उसकी नोटेशन बता दी ये वाली. अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, रिकॉइल ऑफ गन. हमें पता है कि जब हम गन फायर करते हैं तो बुलेट जो होती है वो फास्ट स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है. सही है, और हमारी गन जो होती है वो रिकॉइल होती है, मींस वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. उसके ऊपर एक जर्क आपको महसूस होता है जब आप फायर करते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. कैसे है, देखें, इनिशियली जो है वो गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है. इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जो है पी आई वो इस सिस्टम का जीरो है. जब इनिशियल जो सिस्टम है आपका वो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है. अब जब आप फायर करते हैं तो बुलेट तो मूव कर जाती है आगे. मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन बैकवर्ड मूव करती है विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम. तो आफ्टर फायरिंग क्या हो जाता है कि एक आपका जो मोमेंटम होता है वो अगर राइटवर्ड्स मूव कर रहा है, तो दूसरा मोमेंटम जो है वो जो गन का रिकॉइल है बेसिकली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है. मीन्स कि जो फाइनल मोमेंटम है हमारा वो भी जीरो है. फाइनल मोमेंटम भी हमारा जीरो है और इनिशियल मोमेंटम भी हमारा जीरो था. तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व. अगर हम यहाँ से रिकॉइल की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल है, इस इक्वेशन से हम कर लेंगे. हमारी जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है वो आ जाएगी नेगेटिव. नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि जो बुलेट का जो मोमेंटम था ये उसके अपोजिट है. जो बुलेट की जो वेलोसिटी थी ये उस वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव. सही है, तो ये वेलोसिटी जो हमारी होती है ना रिकॉइल वाली, ये बहुत स्मॉल होती है. ये स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि गन का मास रिलेटिव टू बुलेट बहुत ज़्यादा होता है. आप एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल है कि बुलेट का मास अगर 0.017 kg है तो गन का मास यहाँ पे 3 kg है.
सही है। और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 350 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप इन सब वैल्यूज को पुट आउट कर दें ऊपर इक्वेशन में, तो हमें वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगी -1.98 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम होती है। सो इस तरीके से हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले स्टेट किया, उसके बाद उसकी न्यूटेशन बताई, और एंड में एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सही, तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।